जी अस्सलाम वालेकुम जी, वरीय सनालवी से एंड यू वाचिंग अलविदा एसोसिएट। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और अब तक काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। लास्ट एक दो टॉपिक्स हैं। आज जो है वो स्पेसिफिकली 18th अमेंडमेंट पढ़नी है। आपकी कोर्स आउटलाइन में 18th, 19th और 20th तीन अमेंडमेंट्स मौजूद थी। 18 हमने आज पढ़नी है, नोट्स में आपको 19th और 20th भी साथ ही आ जाएगी। 18th अमेंडमेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उन सब में से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। इस अमेंडमेंट में क्या था? अमेंडमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, ये तो आपको एटलीस्ट अब समझ होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1973 में। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब एक अमेंडमेंट प्रोसीजर रखा जाता है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी अगर कहीं पे कोई बात अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है आइन में, तो इस तरह से हो सकती है। उसमें 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है पार्लियामेंट से। उसके बाद जो है अमेंडमेंट आपकी पास हो सकती है। सो फार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। पेश तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन 26 जो हैं वो पास हो चुकी हैं और हिस्सा भी हैं आइन का। उनमें से 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आज हमने पढ़नी भी है। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था कि जो सूबे थे उनको अथॉरिटीज़ दी गई थी कि वो अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद कर सकें, और फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को कुछ लिमिटेड किया गया था। आल दो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आल दो पावर्स हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को 18वीं तरमीम के तहत जो है वो पावर्स दी गई ताकि वो अपने मामला खुद ज़रा देख सकें, चला सकें। ठीक है, तो इसके बारे में आज सारा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कहते हैं जी, द 18th अमेंडमेंट passed in 2010 significantly changed Pakistan's constitution by strengthening the provincial autonomy and reducing the federal authority। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसकी अथॉरिटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। आल दो उनके पास अथॉरिटी है, जो नेशनल लेवल के मामलात हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, सूबों को जो है वो इख्तियारात दिए गए। इट रीस्टोर्ड द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ज़ियाउल हक ने 1977 में जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद 1981 का पीसीओ है, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिसके तहत उसने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद आरसीओ है, यानी रिकग्निशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1973, उसमें भी रेगुलेट तो किया लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म सारी, ठीक है, अपनी फेवर के लिए। लेकिन ये जो 18th अमेंडमेंट थी, जो परवेज मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये 18th अमेंडमेंट जो थी, इसके थ्रू जो है ना वो फिर चेंजिंग्स की गई। इसके थ्रू दोबारा आइन की जो शक्ल थी, ट्रू स्पिरिट थी, जो उसकी पार्लियामेंट्री हैसियत थी, उसको दोबारा रीस्टोर किया गया, उसको वापस जो है वो उसमें जान डाली गई। अनडूइंग चेंजेस मेड ड्यूरिंग मिलिट्री रजीम्स, तो मिलिट्री रजीम्स के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सबको अनडू किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। द अमेंडमेंट गेव प्रोविंसेस कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग, तो प्रोविंसेस के जो रिसोर्सेज थे उन पे कंट्रोल दिया गया प्रोविंसेस को। डिसीजन मेकिंग में उनका इख्तियार जो है उसको यकीनी बनाया गया। वाइल अबोलिशिंग द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, पहले क्या हो गया था कि पार्लियामेंट को जो है वो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू फिर उसकी उस पावर को भी ख़त्म किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जब भेजेगा समरी तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है असम्बलियों को, ठीक है, उसकी पावर को रिड्यूस किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है या पार्लियामेंट जो है वो अवाम के चूजन रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके पास इख्तियार होना चाहिए, ना कि सदर के पास। दिस लैंडमार्क रिफॉर्म इज सीन एज अ माइलस्टोन इन प्रमोटिंग फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो मतलब ये अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें सूबों को इख्तियार मिला, वो जो मिलिट्री जो टनेवर थे उनके दौरान जो भी चेंजिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
उन सबको जो है वो अनडू किया गया, नए सिरे से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगेन पार्लियामेंट्री स्पिरिट दी गई जो कि 1973 में बनाई गई थी, सेम उस हालत में लाया गया। इसलिए ये अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ 18th अमेंडमेंट। ये जो 18th अमेंडमेंट है इसका बैकग्राउंड क्या है? In 2008, after the return of democracy, a parliamentary committee on constitutional reforms, डेमोक्रेसी जब दोबारा बहाल हो गई, अवाम की ताकत वापस आ गई, तो क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, लेड बाय सेनेटर रजा सबानी का नाम आपने सुना है सेनेटर का, वो लीड कर रहे थे इसको, पार्लियामेंट्री कमेटी को, was formed to review the constitution। वो कमेटी बनाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिव्यू करें दोबारा। Their goal was to undo changes made by military rulers and strengthen democracy। और उस कमेटी का मकसद क्या था कि मिलिट्री दौर के अंदर, ज़ियाउल हक के दौर में या उससे पीछे याहिया के दौर में जो जो चेंजिंग्स आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उन्होंने अपने बेहतरी के लिए काम सारे किए थे, उन सब को अनडू करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को वापस वही हालत में लेके आना है जिस हालत में इसको बनाया गया था 1973 में। द कमेटी वर्कड एक्सटेंसिवली कंसल्टिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू इंश्योर कंसेंसस। इस कमेटी ने काम किया और सारी, आपको पता है अवाम के अंदर डिफरेंट पार्टीज होती हैं, लाइक PMLN है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, मौलाना साहब की जमात है, डिफरेंट पार्टीज होती हैं। तो इस कमेटी ने क्या किया, सारी पार्टीज को मिलके काम करने पे लगाया और सबकी कंसल्टेशन के साथ जो है ना इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किस चीज़ पे? कि जो मिलिट्री की तरफ से चेंजिंग्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सबको अनडू करके कॉन्स्टिट्यूशन की जो रियल सेंस है, रियल स्पिरिट है, उसमें इसको वापस लाना है। On April 8, 2010, the National Assembly passed the amendment, followed by Senate approval. It became law on April 19, 2010, after the President's signature। ठीक है, 19th of April को 2010 में ये अमेंडमेंट जो पास हो गई। The 18th amendment shifted many powers from the federal government to the provinces। मैंने पहले ही बताया कि इस अमेंडमेंट के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होके प्रोविंसेस के पास चली गई, प्रोविंसेस को वो पावर्स दी गई। रीस्टोर्ड द ओरिजिनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था डेमोक्रेटिक नेचर का, वो स्ट्रक्चर दोबारा बहाल हुआ। एंड प्रमोटेड स्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस। और गवर्नेंस के अंदर भी एक इस्तेहकाम आया, स्टेबिलिटी आई। ठीक हो गया, ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि मुशर्रफ रूल ख़त्म होता है, डेमोक्रेसी ज़रा वापस आती है, पार्टीज़ फिर बैठती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी बनती है, वो जो है इस बात पे काम करती है कि हमने 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसी स्पिरिट में लेके आना है जिस स्पिरिट पे वो बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी टेन्योर्स गुजरे हैं, इनमें जो भी चेंजिंग्स की गई हैं उन सबको अनडू करना है, वही सब किया गया। प्रेसिडेंट्स को जो पावर मिल गई थी उन टेन्योर्स में, उनको कम किया गया, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को दोबारा बहाल किया गया, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस अमेंडमेंट के थ्रू हुई। सो दैट्स वाई दिस अमेंडमेंट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। जब भी आप सुनेंगे अमेंडमेंट्स का जिक्र, 18वीं तरमीम सबसे सरे फरिस्त मिलेगी आपको। देन है इम्पैक्ट ऑफ द 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ था, असर क्या हुआ था इसका? सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। विदाउट एनी डाउट कि 18th अमेंडमेंट से क्या हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन हो गई थी, प्रोविंसेस जो है वो ताकतवर हो गए थे, उनके पास पावर्स आ गई थी। अब आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट लेने के लिए हर पार्टी मरती है, लड़ती है कि हमें पंजाब की गवर्नमेंट मिल जाए। वजह क्या है कि पंजाब सबसे बड़ा है सूबा पाकिस्तान में, और पंजाब की गवर्नमेंट मिलने का मकसद ऐसे मतलब ऐसे ही है कि पूरे मुल्क की गवर्नमेंट आपके पास है। ठीक है, तो राइट नाउ PMLN जो है वो राज कर रही है, पिछले टर्न्योवर में खान साहब की थी। ठीक है, तो जिसको पंजाब की गवर्नमेंट मिल जाती है वो कहता है वो सातों उंगलियां घी में। वजह क्या है कि सबसे बड़ा सूबा है, रेवेन्यू वाइज ये वो सारी चीज़ें यहाँ से। तो इससे क्या हुआ कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई कि हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रोविंसेस जो है वो खुद इख्तियार हासिल है उनको, और खुद जो है वो अपने फैसले कर सकते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। द 18th अमेंडमेंट गेव प्रोविंसेस
more authority over important matters such as education, health and natural resources. तो मतलब इन चीज़ों को प्रोविंस खुद कंट्रोल कर सकता है. This allowed them to address local needs more effectively without relying heavily on the federal government. तो अब पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करेगा कि बच्चों का सिलेबस क्या होना चाहिए पंजाब में, सिंध नहीं करेगा, बलोचिस्तान नहीं करेगा, केपी नहीं करेगा, सबका सिलेबस अपना होगा जो कि उनकी लोकल नीड्स को जो है वो टैकल कर सके कि इनकी लोकल नीड्स क्या है, उसके हिसाब से वो हेल्थ और एजुकेशन एक्सेट्रा सब संभालेंगे. देन है इम्प्रूविंग गवर्नेंस एट द लोकल लेवल. ऑल राइट. हाँ जी, तो अब आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आपके लोकल जो इश्यूज हैं उनको उस तरह से एड्रेस नहीं कर सकती जैसे कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है. लाइक पंजाब है, पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, सिंध की गवर्नमेंट सिंध पे ज्यादा फोकस करती है, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट बलोचिस्तान पे ज्यादा करेगी, केपीके की कॉपी केपीके पे ज्यादा वही करेगी. तो इस तरह क्या होता है कि लोकल नीड्स जो होती हैं, लोकल इश्यूज जो होते हैं उन पे ज्यादा अच्छे तरीके से आप फोकस करते हैं और इस तरह से आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज्यादा इम्प्रूव होती है, वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्विक हो जाती है. By transferring decision making powers to provinces, the amendment improved governance and made it easier to implement the policies tailored to each region requirement. ठीक हो गया जी, आसान सही है. देन हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो इससे ऑब्वियसली मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी भी है, इसका काम भी है, हर सूबा अपने अपने सूबे को संवारने में लग गया. द अमेंडमेंट अबोलिश द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. पहले क्या होता था, 5 साल बाद इलेक्शन होना, अवाम ने अपने वोट के जरिए कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना और सदर साहब जो कि अवाम के नुमाइंदे भी नहीं है, अवाम ने नहीं चुना सदर को, सदर ने क्या करना, खुद ही आना और असम्बली को डिसॉल्व कर देना, असम्बली को हटा देना. अब अवाम की ताकत किधर गई, अवाम की पावर किधर गई, अवाम का वोट किधर गया. एक ऐसा बंदा जो कि अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा ही नहीं है, वो आके अवाम के सारे चुने हुए नुमाइंदों को उठा के नीचे फेंक देता है. कितनी गलत बात है. तो उस चीज को खत्म किया गया और उससे ये पावर छीन ली गई कि अब तुम जो है वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. और इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी आई और जो भी जिसको भी अवाम जो है वोट करेगी वो एटलीस्ट अवाम को आके सर्व भी कर सकेगा, वरना जब दिल चाहा प्रेसिडेंट का असेंबली डिसॉल्व कर दी, ऐसा नहीं. देन है रीस्टोरिंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रीस्टोर कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, ये भी इसका इम्पैक्ट था. देन इनकरेजिंग फेडरलिज्म एंड यूनिटी. ठीक है कि सूबे जो है वो अपना अपना काम तो करेंगे करेंगे, उसको बेहतर मतलब राह पे लेके चलेंगे सूबों को, और स्टिल कुछ पावर्स ऐसी थी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास रहने दी गई, जैसे कि नेशनल अफेयर्स जितने भी हैं, डिफेंस जितना भी है, रेवेन्यू मेन जितना भी, वो सेंटर के पास, हेल्थ एजुकेशन और बेसिक चीज़ें जो है वो सूबों के पास, और सब जो है वो अपना अपना काम तो करेंगे करेंगे लेकिन एक यूनाइट होकर मुल्क को आगे लेके जाने की नीयत से करेंगे. ये सारे इम्पैक्ट्स है. देन अगर की फीचर्स की बात करें तो अगेन वही चीज़ें थोड़ी बहुत रिपीट होती नजर आएंगी. सबसे पहले इंक्रीज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ गई, यानी सूबों के पास पावर ज़्यादा हो गई. रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर, प्रेसिडेंट्स की जो पावर थी वो रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई. रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिस्टोर कर दिया गया. डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, द अमेंडमेंट ट्रांसफर्ड द सेवरल पावर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस. तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई, अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स ऐसी थी जिनको फेडरल गवर्नमेंट से ट्रांसफर करके प्रोविंसेस को दे दिया गया. इसी तरह स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो रोल था उसको स्ट्रेंथन किया गया, उसकी पावर्स को एनहांस किया गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी के तहत जो है वो बनाया गया. ये सारी चीज़ें फीचर्स में हो गई. अब आ जाए लिमिट्स ऑन प्रेसिडेंशियल पावर्स. तो ये जो अमेंडमेंट थी 18th अमेंडमेंट, इसने प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उन पे काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स लगाई. कौन कौन सी? नो पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट. सबसे पहला तो ये कि प्रेसिडेंट जो है वो अब पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता. फिर कौन करेगा? वजीर आजम समरी भेजेगा और उसके समरी के ऊपर फिर साइन प्रेसिडेंट के होंगे. ठीक है, लेकिन वजीर आजम की मर्जी से होगा. जैसे खान साहब ने भी जाना था तो इन्होंने भेजी थी समरी, तो प्रेसिडेंट के साइन की वजह से हुआ था सारा. देन लिमिटेड रोल इन अपॉइंटमेंट्स. प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट्स में रोल था वो भी लिमिटेड कर दिया गया. वो भी रोल किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास. वही अब जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह करता है, वही सारे काम करता है. द प्रेसिडेंट्स रोल इन अपॉइंटिंग की ऑफिशियल सच एज द प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो लिमिटेड. नाउ दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली
इंश्योरिंग अ मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अब जजेस की तो कर रही हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग होती हैं, ना कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। देन है रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑन लेजिस्लेशन। तो पहले लेजिस्लेशन पे प्रेसिडेंट का बड़ा असर होता था, उसको भी रिड्यूस किया गया कि अवाम के जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव है वो लॉ बनाएंगे, ना कि सदर बनाएगा। द प्रेसिडेंट नो लॉन्गर हैज द पावर टू withhold अप्रूवल ऑफ लॉज passed by the parliament. This means that the president cannot block legislation unless there is a genuine conflict with the constitution. जहां तक कोई जेन्युइन कंफ्लिक्ट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी लेजिस्लेशन का, तब तक सदन नहीं रोक सकता। जो भी समरी उसके पास आई है, नेशनल असेंबली या सेनेट से पास होकर जो बिल आया है, वो ड्यूटी बाउंड है कि उसको साइन करे ताकि वो लॉ बन जाए। तो ये प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। देन है जुडिशरी कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स जो है वो जुडिशरी की कंपोजिशन में भी हुई, जैसे कि सबसे पहले है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। द 18th अमेंडमेंट एस्टैब्लिश अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग जजेस। द अपॉइंटमेंट्स आर नाउ मेड बाय अ जुडिशियल कमीशन which includes the Chief Justice of Pakistan, senior judges, and member of the Parliament. This ensured that the selection of the judges is fair and not influenced by the executive or political powers. अगर ये अपॉइंटमेंट्स जो है वो सदर के बस में होती हैं तो सदर अपनी मर्जी के जजेस लगाता, जो उसको जो है वो एक्सटेंशन दिए जाते हैं, जो उसके अगले खिलाफ जो है वो बोलते ही ना। तो इस चीज़ को मजीद ट्रांसपेरेंट किया गया कि सदर जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं करेगा, बल्कि चीफ जस्टिस होगा, सीनियर जजेस होंगे, कमीशन एक पूरा बनेगा, वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। देन रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूव किसने करना है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जजेस वाज आल्सो क्लैरिफाइड। द प्रेसिडेंट कैन नो लॉन्गर रिमूव जजेस ऑन देयर ओन, यानी खुद से प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को रिमूव अब नहीं कर सकता है। अ रेफरेंस मस्ट बी सेंट टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाया गया और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाएगा, पर्टिकुलरली जिसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि इसके खिलाफ ये चार्ज है जिसकी वजह से इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। विच विल एग्जामिन वेदर अ जज शुड बी रिमूव्ड। वो एग्जामिन करेगा जुडिशियल कमीशन के इसको रिमूव करना है या नहीं करना है। दिस मेक्स द रिमूवल प्रोसेस मोर इंडिपेंडेंट एंड सेफगार्ड्स एंड जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देन स्ट्रेंथनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी 18th अमेंडमेंट ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया, वो अपने फैसले खुद कर सकते थे। देन फेडरल एंड प्रोविंशियल बैलेंस ऑफ पावर्स है, और देन कंक्लूजन है। ये 18th अमेंडमेंट थी, यही हमने इन डिटेल पढ़नी थी। नोट्स के साथ आपको 19th और 20th भी साथ ही भेज देंगे। आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, अगर गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हिस्ट्री सारी पढ़ा दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट आपसे करेंगे कि 19th और 20th अमेंडमेंट आप खुद तैयार कर लेंगे, ठीक है। नोट्स भेजेंगे, तैयार आप खुद करेंगे, ठीक है। तो बाकी कल लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो, हिस्ट्री का 2002 का ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद केस लॉज पढ़ लेंगे इसी मंथ में एंड तक, और देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा वो नेक्स्ट मंथ के शुरू वाले के 2 हफ्ते लेके उसको ख़त्म करेंगे, और देन इंशाल्लाह इंटरनेशनल लॉ की तरफ चलेंगे। आपका पार्ट 3 का सिलेबस थोड़ा सा क्योंकि लेंथी है, तो आप अप्रैल मई तक चले जाएंगे, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम से को 2 महीने पहले इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी आपकी, अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो बाकी ये है कि बाकी जो पार्ट्स हैं पार्ट 1 उनकी तो मार्च अप्रैल में हमारा है कि ख़त्म कर दें उनके। आप सिलेबस भी आ गए हैं क्योंकि सिलेबस कम है उनका, तो वो तो ठीक जा रहे हैं। आपका थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम मई तक चले ही जाएंगे, कोशिश होगी अप्रैल में, वरना मई तक ख़त्म कर देंगे। और एग्ज़ाम्स आपके जुलाई अगस्त से पहले तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।